everyone. So continuing to our analytical school of jurisprudence school, now we are moving forward to next juris, that is HLA Hart. HLA Hart अगर हम बात करें जैसे यूपी प्री में भी और नेट की भी अपडेट आ गई है तो उसमें ये 1 मार्क में आपसे कुछ भी क्वेश्चन इससे भी काफ़ी आ जाता है। जैसे HLA Hart का अगर मैं बात करूँ तो इनका कंप्लीट नेम था हर्बर्ट लियोनल एडोल्फस हार्ट। ठीक है, ये बॉर्न कब हुए थे? ये 1907 में बॉर्न हुए थे और इन्होंने भी प्रैक्टिस की थी एज अ बैरिस्टर इन चांसरी कोर्ट ऑफ लंदन। चांसरी कोर्ट ऑफ लंदन में भी इन्होंने प्रैक्टिस भी करी, साथ के साथ ये एक प्रोफेसर भी रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस के यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में। कौन सी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड। ये बहुत क्वाइट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अगर कहूँ कि इससे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे नहीं, ये एक इंट्रोडक्शन है क्योंकि आप किसी भी ऑथर के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, जूरिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट हमारे पास आता है इनका फेमस वर्क कि इन्होंने क्या काम करा। तो अगर हम बात करें इनकी ये 4 बुक्स हैं तो ये प्री में पूछ लेते हैं, नेट के एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करो, तो इसलिए आपको ये चारों बुक्स विद ईयर्स याद होने चाहिए, तभी आप इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो इनकी सबसे पहली बुक थी द कॉजेशन इन द लॉ 1959, फिर इनकी सेकेंड बुक थी द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ 1961, थर्ड बुक थी लॉ लिबर्टी एंड मोरालिटी 1963 एंड फोर्थ बुक थी एसेज ऑन बेंथम 1982। ये चारों बुक्स हमें इसी सीक्वेंस में याद रखनी है कि कौन सी बुक कौन से ईयर में आई थी। ठीक है, अब अगर मैं चारों बुक में से बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो ये बुक है द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट ये वाली बुक? अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ की, अभी हमने देखा इससे पहले किसकी थ्योरी पढ़ी थी? हमने जॉन ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जूरिस्प्रूडेंस में एक जूरिस्ट कोई बात लेकर आए तो दूसरा उसे क्रिटिसाइज ना करे, ये तो डेफिनेटली होगा। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ बुक थी उसमें इन्होंने काफी सिग्निफिकेंस लेकर आए थे लीगल फिलोसफी का। जैसे अभी हमने देखा था जॉन ऑस्टिन ने किसके ऊपर बात करी थी? काफी कमांड के ऊपर बात करी थी। तो उन्होंने कहा कि एक एनालिसिस निकाला कि हम रिलेशन निकालते हैं लॉ का, कोर्जन का, मोरालिटी का। मतलब इन्होंने अपनी खुद की थ्योरी एक्सपाउंड करी अपनी थ्योरी किसके ऊपर? लॉ और सोसाइटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा इस बुक में? क्रिटिसिज्म करा किसका? ऑस्टिन की थ्योरी का। जो ऑस्टिन की थ्योरी थी, ऑस्टिन की थ्योरी किसके पीछे भाग रही थी बार बार कि कमांड होना चाहिए, लॉ वही है जिसके पीछे कमांड होगा वही हमारे लिए लॉ है। पर इन्होंने काफी इस चीज को क्रिटिसाइज करके कहा, इन्होंने क्रिटिसाइज करा उसके कॉन्सेप्ट के कि खाली हम लॉ वो नहीं कहेंगे जिसके पीछे कमांड है, जो थ्रेट है, जिसके पीछे एक थ्रेट है, एक सैंक्शन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा लॉ की अगर हम बात करें, ठीक है, वो लॉज हैं जिनके पीछे जैसे कि एक क्रिमिनल लॉज हैं कि अगर किसी ने मर्डर करा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ये लॉज है। पर कितने लॉज ऐसे भी होते हैं जो पावर कन्फेरिंग लॉज होते हैं। पावर कन्फेरिंग लॉज कौन से होते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं विल की, अब जो विल है वो पावर कन्फेरिंग लॉज है, इसके पीछे तो कोई वो नहीं है, पनिशमेंट है या कुछ वो है, या मैरिज से रिलेटेड लॉज होते हैं। तो ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट में तो इन लॉज का कहीं डिस्क्रिप्शन ही नहीं था। तो इसी को एनालाइज करते हुए हार्ट अपनी थ्योरी लेकर आए हैं। उन्होंने काफी क्रिटिसाइज करा ऑस्टिन की सोवरेनिटी की थ्योरी को। उन्होंने कहा जैसे ऑस्टिन का कहना था कि लॉ वही है जो कौन लेकर आएगा? एक सुप्रीम बॉडी लेकर आएगी। क्यों? क्योंकि ऑस्टिन ने क्या करा? काफी अनलिमिटेड पावर दे दी। ऑस्टिन ने क्या कर दी? अनलिमिटेड पावर दे दी। किसे दे दी अनलिमिटेड पावर? सोवरीन बॉडी को अनलिमिटेड पावर दे दी, जो हार्ट के अकॉर्डिंग बहुत गलत बात थी, जो कि प्रैक्टिकल भी नहीं है कि आप एक पर्सन को कितनी अनलिमिटेड पावर दे दोगे, नहीं। फिर क्या लेकर आए थे? ऑस्टिन एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे हैबिट ऑफ ओबीडियंस का। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ऑस्टिन क्या लाए थे? एक हैबिट ऑफ ओबीडियंस लाए थे। ऑस्टिन का कहना क्या था? देखो, ऑस्टिन का कहना ये था कि जो सोवरीन है, जो वो लेकर आ रहा है लॉज, उसके लॉज माने जाएंगे। पर अगर मैं बात करूं, जब एक ह्यूमन सुपीरियर को क्या कर देगा, अगर हम पूरी सोसाइटी के मेंबर्स ऑबे करते हैं, ठीक है, अगर हम पूरी सोसाइटी के मेंबर्स उसे हैबिचुअली ऑबे करें तो हम उसे हैबिट बन जाती है और वो ही सोवरीन कहलाता है। ये ऑस्टिन का कहना था। इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं किंग।
पहले किंग होते थे, मोनार्क होते थे। तो क्या होता था, अगर किंग कोई भी ऑर्डर पास करते, किंग का कोई भी ऑर्डर अगर पास हो जाता है तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। ठीक है, एज पर ऑस्टिन लोगों क्या है, हैबिचुअल हो गए हैं, वो ओबे कर रहे हैं इसलिए वो हैबिचुअल हो गए और वो फिर उसको एज इट इज फॉलो करते जाएंगे क्योंकि वो सोवरीन लेकर आया, किंग लेकर आया। ठीक है, अब मान लो इस किंग की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ये किंग मर गया। अब इस किंग के मरने के बाद इसका कौन आएगा, सन आएगा। अब अगर इसका कोई सन कोई ऑर्डर देता है, अब क्या लोग हैबिचुअल हैं, क्योंकि ऑस्टिन का कहना क्या था, लोगों को तो हैबिट ऑफ ओबीडियंस है, नहीं इसके बेटे को तो अभी लोग जानते भी नहीं है, तो इसके सन के ऑर्डर के तो हैबिचुअल है ही नहीं। तो अगर ये सन कोई ऑर्डर देगा तो वो क्या है, वो ऑर्डर नहीं माना जाएगा क्योंकि लोगों को क्या है, हैबिट ऑफ ओबीडियंस नहीं है, तो वो लॉ तो कंसिडर ही नहीं करा जाएगा। अगर वो लॉ कंसिडर नहीं किया जाएगा तो लॉ की कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, लॉ की जो कंटिन्यूटी है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और हमें पता है लॉ तो क्या है, एक कंटिन्यूटी है। अगर लॉ ही ब्रेक हो जाएगा तो अगर उसकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी तो लॉ की कोई वैलिडिटी रहेगी नहीं, लॉ की कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी। इसीलिए वो लेकर आए कि जो हैबिट ऑफ ओबीडियंस है ये तो अपने आप में क्या है, लैक कर रहा है, इसके पीछे क्या होना चाहिए, रूल ऑफ सक्सेशन होना चाहिए कि जैसे ही राजा मरा तो राजा के बाद उसका बेटा आया तो अब लोग उसके बेटे को ऑर्डर करें, तो जिस दिन ऑर्डर आता है तभी से वो ऑर्डर माना जाना चाहिए, इसलिए ऑब्लिगेशन होना चाहिए। इसलिए इनकी थ्योरी जो ये हम हार्ट की थ्योरी पढ़ेंगे, हार्ट की थ्योरी रिवॉल्व कर रही है किसके अराउंड, ओबीडियंस के अराउंड। ये कीवर्ड है, यही प्री में पूछ लेते हैं कि किसकी थ्योरी ओबीडियंस या हैबिट ऑफ ओबीडियंस का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया है, ये हमारे कौन लेकर आए हैं, HLA हार्ट लेकर आए हैं। इनका कहना है वेयर देयर इज लॉ ह्यूमन कंडक्ट मेक सम सेंस एज नॉन ऑप्शनल एंड ऑब्लिगेटरी। यही एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि जहां लॉ होगा वहीं ह्यूमन एक्शंस ऑब्लिगेटरी है और ह्यूमन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें वो लॉ मानना ही है। इसका मतलब इनकी थ्योरी बस इस ओबीडियंस के अराउंड रिवॉल्व करती रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर जहां ओबीडियंस, जैसे जहां सोवरेनिटी सैंक्शन आ जाता है हमारे माइंड में फौरन आ जाता है ऑस्टिन, अब जहां ओबीडियंस आएगा वहां पर कौन आएगा, HLA हार्ट आएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि हमारे पास सोसाइटी में देखो दो चीजें आती हैं, एक होता है सोशल प्रेशर, एक होते हैं फिजिकल लॉस। अब फिजिकल लॉज हम सबको पता है कौन से लॉज होते हैं, वो कि जो कोई रूल फॉलो नहीं करेगा उसे क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ये फिजिकल लॉज है, ये हमें सब समझ। एक सोशल प्रेशर है, गुरुद्वारे में आपको सिर कवर करके ही जाना है, अगर आप नहीं करके गए तो लोग आपको किस निगाहों से देखेंगे, या आपको कहेंगे कि नहीं आप प्लीज अपना हेड कवर कर लो, या मंदिर है, मंदिर में आपको स्लीपर्स बाहर रिमूव करके ही जाना है, तो इट इज अ सोशल प्रेशर। तो इसका कहना ये था कि ऐसे भी रूल्स हैं जिसमें ये सोशल प्रेशर भी आता है और फिजिकल लॉज भी आते हैं। ठीक है, फिर ये इन्होंने क्या करा, इसी रूल्स को और एक्सप्लेन करते हुए दो कैटेगरी में बांट दिया। एक बनाए इन्होंने प्राइमरी रूल्स, एक इन्होंने बनाए सेकेंडरी रूल्स। अब क्या होते हैं प्राइमरी रूल्स और क्या होते हैं सेकेंडरी रूल्स। अगर मैं प्राइमरी रूल्स की बात करूं तो प्राइमरी रूल्स के अकॉर्डिंग लॉज दैट इम्पोजेस ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑन इंडिविजुअल। तो प्राइमरी रूल्स वो हैं, ऐसे लॉज हैं जो क्या कर रहे हैं, लॉज दैट इम्पोजेस ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, जो ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस डाल रहे हैं वो प्राइमरी रूल्स आते हैं। वो प्राइमरी रूल्स आते हैं मतलब जहां आपको रोका जाता है कि आपको ये एक्ट नहीं करना, वो आपके प्राइमरी रूल्स हैं। फिर सेकेंडरी रूल्स क्या हैं, ये पावर कन्फेरिंग रूल्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, पावर कन्फेरिंग रूल्स, जो क्या देते हैं, पावर देते हैं। मतलब एक तरह से क्या है कि नेसेसरी जब हमें कोई ऑर्डर है, जैसे लेजिस्लेटर है, उसे टाइम टू टाइम चेंजेस लाने होते हैं प्राइमरी रूल्स के अंदर। अगर उन्हें लग रहा है प्राइमरी रूल्स डिफेक्टिव है तो वो सेकेंडरी रूल्स में क्या है, चेंज लेकर आती है, तो उन लॉस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूल्स बोलते हैं। इसका मतलब ये कोर्ट के पास तब आते हैं जब कोई डिस्प्यूट अराइज होता है दो लॉस के बीच में, तब कोर्ट सेकेंडरी रूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी सोसाइटी है वो अपने कम्युनिटी रूल्स बनाए
बनाएगा कि कोई किसी को हार्म ना पहुंचाए, कोई बिहेवियर ऐसा ना करे, वो एक्सेप्टेंस हो, वो रूल्स हो, वो रूल्स होंगे तो क्या आएंगी, ऑब्लिगेशन आएंगी। क्यों? क्योंकि एचएलए हार्ट की थ्योरी किसके अराउंड इवॉल्व करती है, एचएलए हार्ट के अकॉर्डिंग करती है। इसका मतलब इनका कहना है रूल्स लॉज वही होंगे जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी और जब सोसाइटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा अगर हम उन्हें यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ आता है ये भी। फिर वो कह रहे हैं जब ये प्राइमरी रूल्स हम बना रहे हैं, हम ऐसे लॉज बना रहे हैं जो लोगों पे ऑब्लिगेशंस करेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। प्राइमरी रूल्स बनाते हुए हमारे पास 3 प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है अनसर्टेनिटी की, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम आती है स्टैटिक कैरेक्टर की, और तीसरी प्रॉब्लम आती है इनसफिशिएंसी की। ठीक है, अब अगर मैं अनसर्टेनिटी की बात करूं तो अनसर्टेनिटी क्या है, हमने कह दिया कि लॉज लेकर आएंगे, पर अगर उनका कोई डिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, उन्हें हम कुछ लोग बना रहे हैं और एक दिन वो कुछ लोग भी चले जाएंगे, तो वो लॉज कहाँ रहेंगे, वो क्या है, वो डिकॉर्ड में आ जाता है। फिर होता है स्टैटिक कैरेक्टर। स्टैटिक कैरेक्टर क्या कह रहा है, हमें पता है सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, सोसाइटी इवॉल्व हो रही है तो रूल्स भी इवॉल्व होंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या है, लोगों से डील करती है, लोग चेंज हो रहे हैं, तो सोसाइटी का कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, स्टैटिक कैरेक्टर होना चाहिए। मीन्स हम चेंजेस कैसे करेंगे। फिर है इनसफिशिएंसी, हमने रूल्स तो बना दिए पर अगर वो डिस्प्यूट आ जाता है तो उनको कौन सॉर्ट करेगा। तो ये कह रहे हैं ये 3 प्रॉब्लम अराइज होंगी अगर हम प्राइमरी रूल्स लाते हैं। तो एचएलए हर्ट ने कहा जब ये 3 प्रॉब्लम अराइज होंगी तो हैंड टू हैंड चलो उनका सॉल्यूशन भी देखते हैं। जब हमने कहा लॉ की अनसर्टेनिटी रहेगी तो हमने कहा लॉ को कॉडिफाइड कर लो। अगर लॉ कॉडिफाइड हो जाएंगे, जब लॉ कॉडिफाइड होंगे तो अपने आप अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे रिटन लॉज हैं, बीएनएस है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, इन्हें कोडिफाइड कर लेते हैं। फिर हमने कहा स्टैटिक कैरेक्टर की प्रॉब्लम है, जैसे भी हमने डिस्कस करा, तो क्या आएगा, कि रूल्स जो है टाइम टू टाइम क्या है, चेंज हो रहे हैं, तो इसमें हम एक अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम चेंज ले आएंगे तो अपने आप ही सोसाइटी के साथ लॉज भी हमारे चलते जाएंगे। फिर हमने कहा इनसफिशिएंसी, कि हमने रूल्स तो बना दिए, उन्हें सही कौन करेगा, तो हमने कहा हम इसके लिए इंस्टीट्यूशंस बना देते हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या हो गई, जैसे हमारी कोर्ट्स हो गई जो इन मैटर्स को क्या करेंगी, डील करेंगी और इन्हें सॉर्ट आउट करेंगी। इसलिए हमने कोर्ट्स बना दिए जिसमें हमारे जजेस हैं, लॉयर्स हैं। ये क्या हो गया हमारा 3 ये प्रॉब्लम इसके अंदर डिस्कस है। एचएलए हार्ट की थ्योरी का एनालिसिस लॉ एंड मोरालिटी के साथ, जिसको हार्ट कूलर डिबेट भी बोलते हैं। क्या हुआ हार्ट कूलर डिबेट का अगर हम देखें, एचएलए हार्ट ये लॉ एंड मोरालिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या कहते हैं, हमें पता है इंडिया के अंदर धर्म ही क्या है। स्टार्टिंग से अगर हमने देखा धर्म को ही लॉ बोलते हैं और धर्म को ही मोरालिटी बोलते हैं, पर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती हैं। तो कुछ टाइम बाद जब कमेंट्रीज आई तो उन्होंने कहा हर चीज ऐसे नहीं होती, हम कहते हैं देख लो करनी तो चाहिए, पर उसके पीछे क्या है वो नहीं है कि अगर आपने नहीं करा तो ये गलत होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे हमारे जॉन ऑस्टिन भी हैं, वो भी ये कह रहे थे कि जो लॉ का कॉन्सेप्ट है मॉरलिटी का है, ये टोटली डिफरेंट है। कितनी चीजें मॉरल होती हैं पर दोनों आपस में क्या है, काफी डिफरेंट है। तो इसी की बेसिस पे हर्ट फुलर की बहुत ज्यादा डिबेट हुई, उन्होंने काफी ज्यादा करा। उनका कहना ये था कि हम देखते हैं इंटेंशन और मोटिव देखते हैं कि अगर मॉरल नहीं तोड़ोगे तो क्या होगा, लीगल रूल्स नहीं तोड़ोगे तो क्या होगा। तो अब हार्ट का कहना क्या था इसके ऊपर, एक्चुअली हार्ट ने ये वाली बात बोली, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर कोई भी मॉरल कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है लॉ के अंदर। मतलब हार्ट ने टोटली बोल दिया कि मॉरल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ तो लॉ है, लॉ इज लॉ, लॉ अपने आप में ही है, उसे मॉरल्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मानना है या नहीं का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें क्या है, लॉ को कंसिडर करना है। अगर आपने नहीं माना तो सीधा आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। पर वहीं पर फुलर आए, फुलर ने कहा ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि लॉ ही है बस। उसने कहा लॉ तब तक लॉ नहीं है अगर वो कोई बेसिक कोड फॉलो नहीं करके चलता, और वो जो बेसिक कोड है वो क्या है, हमारी रेशनैलिटी है। जैसे एक एग्जांपल लिया था हार्ट ने, फुलर ने एग्जांपल दिया, जैसे हिटलर था, हिटलर ने अपने टाइम पे क्या लेकर आया,
हार्ट अपनी थ्योरी लेकर लॉज लेकर आया, और उसके जो लॉज थे वो कैसे थे, अनार्की थे। हिटलर लॉज लाया जब नाजी जर्मनी का चल रहा था, ज्यूज के अगेंस्ट लेकर आया, इतना जीनोसाइड करा, पर हिटलर के पास क्या थी, पावर थी, उसने करा और सबने उसके जो लॉज हैं वो फॉलो भी करे। तो हार्ट, फुलर ने हार्ट को बोला अब आप क्या कहते हो इसके ऊपर, क्या ये लॉ है? तो फुलर, हार्ट रिप्लाई करते हैं, कहते हैं हाँ ये लॉ तो है ही। क्यों? क्योंकि ये किसने करा है, ये हिटलर ने पास करा, और इसको हम एक्सेप्शन में डाल सकते हैं चलो कि हाँ ये थोड़ा सा फिर भी मॉरल्स को हमारे तोड़ रहा है। फिर उन्होंने एक सेकंड दिया एग्जांपल अपार्थीड का। अपार्थीड क्या था, जो कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन था। तो उन्होंने कहा ये जो कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन था कि ब्लैक को ह्यूमन ही नहीं कंसिडर करते थे, जो व्हाइट हैं वो ही अच्छे लोग माने जाते थे, क्या ये भी सही था, ये भी सही था? तो उनका कहना हाँ हम इसे भी एक्सेप्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी लॉ की कंसिडरेशन में ही आएगा, क्योंकि ये सुपीरियर नहीं पास करे हैं। तो इसका मतलब हार्ट के अकॉर्डिंग मॉरल्स की कोई वैल्यू नहीं है, हम मॉरल्स को बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेके चलेंगे एक लॉ को लेके चलेंगे। लॉ इज ऑल्सो नॉट डिफाइनेबल। तो उन्होंने कहा देखो अगर आप मॉरल्स की बात कर रहे हो, हार्ट ने कहा मॉरल्स को तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, किस में डालेंगे? तो फुलर कहते हैं ऐसे तो लॉ को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इनका इसी के ऊपर डिस्कशन चलता रहा, और एट लास्ट यही हुआ कि हार्ट का कहना यह था कि लॉ और मॉरल्स बिल्कुल अलग है, इनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि फुलर ने कहा लॉ के पीछे मॉरल्स ही हैं, अगर मॉरल्स होंगे तभी वो हम मान के चलेंगे। तो ये थी हार्ट फुलर डिबेट। क्योंकि कितनी बार ये भी आ जाता है कि हार्ट फुलर डिबेट किससे रिलेटेड थी, वो लॉ एंड मॉरलिटी से रिलेटेड थी, और इसको इसी केस में नामते हैं ग्रजेस केस। ये वही नाजीज के टाइम पे जब उन्होंने लॉ पास करा था तभी आया था ये ग्रजेस इन्फॉर्मर केस है। तो कितनी बार आपसे 1 मार्क में ये भी पूछ सकते हैं ग्रजेस इन्फॉर्मर केस जो है वो कौन से स्कूल से लिंक करता है, वो किससे है या कौन से कॉन्सेप्ट से लिंक करता है, वो लॉ एंड मॉरलिटी के ऊपर ही है, और वो हमारे एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से ही करता है। ओके, थैंक यू। तो वो लॉ तो कंसिडर ही नहीं करा जाएगा।